एवरीवन, माई सेल्फ नीलेश ठाकुर। और आज जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है मेंटेन इन एक्सपोनेंशियल फेस। ठीक है, हमने इसके प्रीवियस वीडियो में कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ा? बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के बारे में देखा। अब हम इसमें देख रहे हैं मेंटेन इन एक्सपोनेंशियल फेस, मतलब कि जो हमारा एक्सपोनेंशियल फेस है, या जो कहना चाहिए एक घातीय चरण जो होता है। फेस मतलब होता है चरण, तो जो एक्सपोनेंशियल फेस है उसको कैसे मेंटेन करना है वो उस बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देख ली होगी, क्योंकि बैक्टीरिया के मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग से वीडियो बनते आ रहे हैं, और जब तक आप अच्छे से नहीं देखोगे आपको आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना? तो हम आज देखेंगे कि जो एक्सपोनेंशियल फेस है उसे कैसे मेंटेन करते हैं, है ना, उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ कैसे करते हैं, उसे किस टाइप से मेंटेन करना है, वो सब हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर दिया है मेंटेन इन एक्सपोनेंशियल फेस। ठीक है, हेडिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम आगे देखेंगे। फॉर ऑब्टेनिंग लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, फॉर ऑब्टेनिंग लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया। अब कहना चाहिए लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया मतलब बड़ी संख्या में बैक्टीरिया का, कहना चाहिए बैक्टीरिया को बड़ी संख्या में, बड़ी संख्या के लिए क्या करना है हमें? ऑब्टेनिंग। ऑब्टेनिंग मतलब क्या होता है कि रिसीव करना या प्राप्त करना, है ना। तो हमें बड़ी संख्या में क्या रिसीव करना है? बैक्टीरिया रिसीव करना है। तो बैक्टीरिया को बड़ी संख्या में रिसीव करने के लिए या प्राप्त करने के लिए क्या होता है आगे वो हम देखेंगे। इट इज नेसेसरी टू मेंटेन द बैक्टीरियल सेल्स इन एक्सपोनेंशियल फेस। अब क्या किया है उसने कि इट इज नेसेसरी टू मेंटेन, भाई बड़ी संख्या में बैक्टीरिया को रिसीव करना। इट इज नेसेसरी, नेसेसरी का हिंदी मीनिंग होता है कि जरूरी। तो जो बैक्टीरिया है उसे बड़ी संख्या में रिसीव करना है हमें जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि वो क्या मेंटेन कर सके? एक्सपोनेंशियल फेस में बैक्टीरियल सेल्स को, है ना, जो जीवाणु कोशिकाएं हैं उन्हें क्या कर सके? मेंटेन कर सके। ठीक है, जो जीवाणु कोशिकाएं हैं उन्हें क्या कर सके? मेंटेन कर सके, बैक्टीरियल सेल को मेंटेन कर सके। कौन? एक्सपोनेंशियल फेस, घातीय चरण। ठीक है, घातीय चरण जो होता है उसने क्या करना चाहिए कि जो मेंटेन करे, किसको? बैक्टीरियल सेल को मेंटेन करे। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखेंगे। दिस इज डन बाय रिपीटेडली ट्रांसफरिंग बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है, इनटू फ्रेश मीडियम ऑफ आइडेंटिकल कंपोजिशन। ठीक, दिस इज डन बाय रिपीटेडली। दिस इज डन मतलब कि क्या होता है? हम कोई भी लैंग्वेज में जब जब भी हमारा कोई काम या वर्क पूरा हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं? डन हो गया, डन मतलब पूरा हो गया है। तो जो ये क्या करता है, जो बैक्टीरियल सेल होती है वो बार बार क्या करती है? जो आइडेंटिकल कंपोजिशन है, जो समान संरचना है, इसकी बनी हुई कंपोजिशन बनाया हुआ, तो इसकी जो आइडेंटिकल कंपोजिशन है, समान संरचना जो है, वो बैक्टीरियल सेल को बार बार क्या करता है? रिपीट करता है। ठीक है, बार बार रिपीटेडली मतलब बार बार उसे क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, और फिर रिपीट करके क्या कर रहा है? उसे ट्रांसफर कर रहा है, स्थानांतरित कर रहा है। कहां पर? किस पर ये ट्रांसफर कर रहा है? फ्रेश मीडियम, मतलब कि एक ताजा माध्यम में जो मीडिया है, जो ताजा अभी बनाया हुआ है, उसमें फ्रेश मीडियम में किसको ट्रांसफर कर रहा है? बैक्टीरियल सेल को ट्रांसफर कर रहा है, जब हमने उसे मेंटेन कर लिया। ठीक है, बैक्टीरियल सेल को जब मेंटेन कर लिया, तो मेंटेन करने के बाद ही तो जो आइडेंटिकल कंपोजिशन है, मतलब कि इसकी जो समान संरचना होती है, हम जब इन्हें आइडेंटिफिकेशन करना है, तो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जो बैक्टीरियल सेल है उसे हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? बार बार फ्रेश मीडियम पर ट्रांसफर करते हैं। फ्रेश मीडियम मतलब ताजा मीडियम पर क्या करते हैं? हम इन्हें ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखेंगे कि ट्रांसफर इज डन will
मल्टीप्लाइंग इन एक्सपोनेंशियल फेज। अब ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, आइडेंटिकल मतलब हमने उसकी उनकी पहचान कर ली बैक्टीरिया की, और बैक्टीरिया की पहचान करने के बाद में हमने उन्हें एक फ्रेश मीडियम में ट्रांसफर कर दिया, तो वो हमारा काम डन हो गया, ठीक है, वो हमने हमारा काम कंप्लीट कर दिया। अब उसके बाद उसने आगे क्या बोला है कि जब एक्सपोनेंशियल फेज जो होता है जब वो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल जो फेज है, घातीय चरण जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन का काम करता है, एक गुना होता है, एक कहना चाहिए एक्सपोनेंशियल में मल्टीप्लाई होता है। तो जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके लिए क्या करते हैं, टू टेक्निक्स आर यूज, मतलब कि एक्सपोनेंशियल फेज का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम टू टेक्निक का क्या करते हैं, यूज करते हैं। कितनी टेक्निक का यूज करते हैं, टू टेक्निक का यूज करते हैं, ठीक है। अब इसकी कितनी टेक्निक दी हुई है, टू टेक्निक दी हुई है, तो हम उन्हीं टू टेक्निक्स के बारे में देखेंगे। पहली टेक्निक हमारी क्या है, कीमोस्टेट डिवाइस। कीमोस्टेट डिवाइस मतलब कीमो मतलब कि ये केमिकल से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद में टर्बिडोस्टेट, टर्बाइडोस्टेट डिवाइस, टर्बाइडो मतलब टर्म होना है ना, टर्म होना या ऐसे रोटेट होना, तो वो है टर्बाइडोस्टेट डिवाइस। तो अब इसे मतलब कहना चाहिए जो एक्सपोनेंशियल फेज है वो टू टेक्निक से क्या हो रहा है, उसमें हम टू टेक्निक का यूज कर रहे हैं। पहली हमारी हमने देखी कीमोस्टेट और सेकंड हमारी टर्बाइडोस्टेट डिवाइस, ठीक है। अब हम इसी में देखेंगे हमारी पहली जो डिवाइस है वो है कीमोस्टेट डिवाइस। अब कीमोस्टेट डिवाइस क्या होती है वो हम इसमें देखेंगे। फ्रेश न्यूट्रिएंट्स इज ऑटोमेटिकली पम्प्ड फ्रॉम ए मीडियम, मतलब कि फ्रेश न्यूट्रिएंट्स मतलब कि जो फ्रेश है, ताजा है, ताजी है, जो ताजा न्यूट्रिएंट्स है, जो ताजे पोषक है, ठीक है, जो ताजे पोषक है वो ऑटोमेटिकली मतलब कहना चाहिए स्वचालित होना या ऑटोमेटिकली स्वचालित होते हैं, पम्प्ड फ्रॉम ए मीडियम मतलब मीडियम वेसल्स। मीडियम वेसल्स मतलब कि जो वाहिकाओं के माध्यम से क्या होते हैं, ये पंप होते हैं। भाई हमारी बॉडी में यदि मान लो कि जो भी न्यूट्रिएंट्स है तो वो हमारी बॉडी में क्या सर्कुलेट होता है, ब्लड सर्कुलेट होता है। तो ब्लड सर्कुलेट होता है तो ब्लड में ही ये सब न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो हमारी पूरी बॉडी तक पहुंचते हैं। तो ये पंप क्यों हो रहे हैं, ब्लड कहाँ से पंप होता है, हार्ट से ब्लड पंप होता है। तो पंप के थ्रू जो वाहिकाएं होती है, जो वेसल्स होती है, उसके माध्यम से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ताजे न्यूट्रिएंट्स, वो हमारी बॉडी के अंदर पहुंचते हैं। तो which in turn regulates the removal of cells to the vessels। अब which in turn regulate, अब ये रेगुलेट कर रहा है वाहिकाओं को या वेसल्स को, ये रेगुलेट कर रहा है। तो रेगुलेट करने के बाद साथ ही क्या कर रहा है, किसको रिमूव कर रहा है, रिमूवल ऑफ सेल्स टू द वेसल्स। वेसल्स नहीं है यहाँ पर, कलेक्टर वेसल्स होगा। कलेक्टर वेसल्स जो होती है, ठीक है, जो अपने ये बैटरी जिले का कलेक्टर नहीं, ठीक है ना, कलेक्टर वेसल्स, जो कलेक्टर वेसल्स होती है तो वो क्या मतलब कि कहना चाहिए कि एक वेसल्स के माध्यम से हमारी बॉडी में फ्रेश न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं। तो वो क्या करते हैं कि रिमूवल ऑफ सेल्स टू द कलेक्टर वेसल्स, जो सेल्स में जो कलेक्टर वेसल्स होती है वो उसे रिमूव करते हैं, ठीक है। अच्छी वेसल्स के थ्रू तो फ्रेश न्यूट्रिएंट्स जा ही रहा है, बट हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी या बैक्टीरिया की जो भी है उसमें यदि जो कलेक्टर वेसल्स होती है तो सेल्स में जो कलेक्टर वेसल्स है वो उसे रिमूव करने का वर्क करती है, ठीक है। उसके बाद में हमारा सेकंड पॉइंट आता है टर्बाइडोस्टेट डिवाइस। अब जो टर्बाइडोस्टेट डिवाइस है हम उस बारे में देखेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। अब हमारा जो है पॉइंट सेकंड है टर्बाइडोस्टेट डिवाइस के बारे में हम देखेंगे कि क्या होता है। व्हेन द टर्बाइडिटी इन द ग्रोथ वेसल्स रीचेस ए प्रीडिटरमाइंड वैल्यू, क्या दिया हुआ है कि व्हेन द टर्बाइडिटी इन द ग्रोथ वेसल्स रीचेस अ प्रीडिटरमाइंड वैल्यू। अब कहना चाहिए व्हेन द टर्बाइडिटी मतलब कि जब विकास वाहिकाओं में, ठीक है, जो कहना चाहिए कि ग्रोथ वेसल्स में जो ग्रोथ हो रही है, ठीक है, तो कहना चाहिए विकास वाहिकाओं में क्या आ जा रहा है, टर्बाइडिटी। टर्बाइडिटी मतलब कि एक मैलापन जब आ जाता है किसमें, ग्रोथ
जब वेसल्स ग्रोथ कर रही है तो उनमें टर्बाइडिटी आ जा रही है, जैसे एक मैलापन आ जा रहा है, तो जो क्या दिया है कि रीचेस अ प्री डिटरमाइंड वैल्यू। तो जब एक मैलापन आ जाता है या एक टर्बाइडिटी आ जाती है तो ये एक उसके कहना चाहिए कि एक निर्धारित, इसका जो एक निर्धारित वैल्यू होती है, जो इसका मूल्य होता है वो वहां तक पहुंच जाता है। रीचेस अ प्री डिटरमाइंड मतलब कि पहुंच जाता है ना। जैसे आप मान लो कोई वेसल्स ग्रोथ कर रही है, तो जब वो ग्रोथ कर रही है और यदि उसमें कोई टर्बाइडिटी आ जाती है तो वो अपने एक निर्धारित मूल्य तक पहुंच जाती है। ठीक है, फिर क्या दिया है कि इट ट्राइगर्स एडिशन ऑफ ए मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ फ्रेश न्यूट्रिएंट इन द ग्रोथ वेसल्स। अब आगे दिया है उसने कि जो ग्रोथ हो रही है किसमें, वेसल्स में जो ग्रोथ हो रही है उनमें यदि जो क्या है कि फ्रेश न्यूट्रिएंट्स हैं, मतलब कि जो ताजा पोषक तत्व जो होते हैं, जो ताजे पोषक तत्व है ना, तो किसमें ग्रोथ हो रही है, वो वेसल्स में ग्रोथ हो रही है और उनमें जो फ्रेश न्यूट्रिएंट्स है, जो ताजा पोषक तत्व है, तो उनको क्या किया जाता है, उनका मेजर किया जाता है, उनको मापा जाता है। ठीक है, उनको मापा जाता है। मापने के बाद में जब हम उन्हें मापते हैं तो उनकी क्या हो जाती है, उनका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है या बढ़ जाता है। इनका जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है कि जब वेसल्स में ग्रोथ हो रही है और उनमें जब कोई फ्रेश न्यूट्रिएंट्स तत्व आ जाते हैं तो हम उनका क्या करते हैं, मेजर करते हैं। मेजर करेंगे, मेजर करने के बाद में हम देखते हैं कि उनकी जो मात्रा है, जो उनकी वॉल्यूम है, वो उनका जो वॉल्यूम है वो कैसा हो जाता है, एडिशन हो जाता है या प्लस हो जाता है या बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम आगे देखेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ फ्रेश मीडियम बैक्टीरिया आर डाइल्यूटेड एंड कंटिन्यू टू ग्रो अंटिल दे रीच क्रिटिकल टर्बाइडिटी। अब एज अ रिजल्ट मतलब कि एक ऐसा परिणाम देता है, तब माध्यम मतलब कि कहना चाहिए कि जो फ्रेश माध्यम है, जो ताजा माध्यम है, तो ताजा माध्यम में जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अलावा इसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि जीवाणुरोधी होते हैं। ये जो क्या होते हैं, जीवाणुरोधी होते हैं। ये इनका जो रिजल्ट आता है, तो इसमें जो फ्रेश माध्यम में जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, जीवाणुरोधी होते हैं। आर डाइल्यूटेड एंड कंटिन्यू टू ग्रो अंटिल दे रीच क्रिटिकल टर्बाइडिटी। तो फिर ये क्या करते हैं, और ये तब तक, और ये जो जीवाणुरोधी होते हैं, जो बैक्टीरियल सेल में बैक्टीरिया होती है, ये कहना चाहिए डाइल्यूटेड एंड कंटिन्यू, मतलब कि ये तब तक रहते हैं जब तक कि ये क्या नहीं हो जाते हैं, पूरी तरह से डाइल्यूटेड नहीं हो जाते हैं। कौन से, क्रिटिकल टर्बाइडिटी में ये क्या नहीं हो जाते हैं, पूरी तरह से डाइल्यूटेड नहीं हो जाते हैं। ये इसलिए मतलब ये कहना चाहिए कि अपनी क्रिटिकल टर्बाइडिटी तक जब तक मतलब कहना चाहिए कि ये एक अपनी क्रिटिकल टर्बाइडिटी तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक ये बढ़ते रहते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये हुआ हमारा, अभी खत्म नहीं हुआ है, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, मेंटेन इन एक्सपोनेंशियल फेज। अब हम इसी वीडियो में आगे दूसरा टॉपिक देखेंगे, वो भी छोटा ही टॉपिक है, उसके बाद का टॉपिक भी छोटा ही है, इसलिए हम आज एक ही वीडियो में 3 टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, सिर्फ छोटा सा टॉपिक है ये। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन ना आपको कहना चाहिए कि बहुत ही कम, कहना चाहिए बहुत ज़्यादा आते हैं, 2-2 नंबर में या 2-2 नंबर में आते हैं। ठीक है ना, तो हमारा जो टॉपिक है वो है सिंक्रोनस ग्रोथ। सिंक्रोनस ग्रोथ मतलब समकालिक वृद्धि। समकालिक वृद्धि क्या होती है, ठीक है। व्हेन ऑल द बैक्टीरियल सेल्स, मतलब कि जब, ठीक है, जब ऑल द बैक्टीरियल सेल्स मतलब जितनी भी सभी बैक्टीरियल सेल्स है इन अ कल्चर मीडियम, ठीक है, कल्चर मीडिया में, ठीक है, जितने भी मतलब ऑल बैक्टीरियल सेल्स, मतलब कहना चाहिए कि जब ऑल बैक्टीरियल सेल्स कल्चर मीडिया में डिवाइड एट ए सेम टाइम, मतलब कि डिवाइड मतलब विभाजित, ठीक है, एट द सेम टाइम, सेम टाइम मतलब कि समान समय पर विभाजित होती है या डिवाइड होती है। ठीक है, आ गया ना समझ में कि जब ऑल बैक्टीरियल सेल्स या सभी बैक्टीरियल सेल्स या सभी जीवाणु कोशिकाएं जो होती है वो जब कल्चर मीडिया में समान समय पर सेम टाइम पर विभाजित होती है, ठीक है, विभाजित होती है,
ठीक है, यहाँ तक आ गया ना समझ में कि जब आल बैक्टीरियल सेल्स कल्चर मीडिया में सेम टाइम पर, है ना, सेम टाइम पर डिवाइड होती है तो क्या होता है, द ग्रोथ थस ऑब्टेन इज नॉन एज सिंक्रोनस ग्रोथ। ठीक है, तो इस ग्रोथ को जब वो सेम टाइम पर डिवाइड हो रही, विभाजित हो रही, तो इस ग्रोथ को ऑब्टेन इज नॉन एज सिंक्रोनस, तो इस ग्रोथ को या इस वृद्धि को हम किस नाम से जानते हैं, सिंक्रोनस ग्रोथ के नाम से जानते हैं। ठीक है, कौन सी ग्रोथ के नाम से जानते हैं, सिंक्रोनस ग्रोथ के नाम से जानते हैं। सच जैसे ग्रोथ इज रिक्वायर्ड फॉर स्टडीइंग द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑक्यूरिंग इन अ सिंगल सेल लाइक डीएनए सिंथेसिस। अब उसने क्या दिया है कि सच जैसे ग्रोथ इज रिक्वायर्ड, मतलब कि ग्रोथ के लिए आवश्यक या वृद्धि के लिए जो रिक्वायर्ड होती है, ग्रोथ के लिए जो रिक्वायर्ड होती है, फॉर स्टडी मतलब कि अध्ययन के लिए, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स मतलब कि घटनाओं का सीक्वेंस ऑक्यूरिंग इन अ सिंगल सेल, जो एकल कोशिका होती है, एकल कोशिका में जैसे डीएनए सिंथेसिस, तो जो डीएनए का सिंथेसिस होता है जैसे सिंगल सेल में। ठीक है, तो ये घटनाओं के लिए, स्टडी के लिए क्या होती है, ग्रोथ के लिए क्या है, आवश्यक है। जो घटनाएं हैं वो किसके लिए रिक्वायर्ड होती है, ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होती है या आवश्यक होती है। फिर ठीक है, सिंक्रोनी परसिस्ट फॉर ओनली 1/4 साइकिल ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। अब जो बैक्टीरियल ग्रोथ है, बैक्टीरियल ग्रोथ को 1/4 साइकिल्स मतलब कि 1 से 4 साइकिल्स या चक्र केवल, ठीक है, फॉर ओनली मतलब कि कहना चाहिए कि जो सिंक्रोनी मतलब जो समकालिक घटनाएं हैं, समकालिक है, वो उनके लिए 1 से 4 चक्र होते हैं। इसके बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए कितने चक्र की आवश्यकता होती है, 1 से 4 साइकिल्स की जरूरत होती है। यहाँ तक आ गया ना समझ में। ये बस इतना सा ही टॉपिक है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं है। कि सभी जब आल बैक्टीरियल सेल्स कल्चर मीडिया में सेम टाइम पर डिवाइड हो रही है, ठीक है, सेम टाइम पर डिवाइड हो रही है, तो क्या हो रहा है, इस ग्रोथ को हम किस नाम से जानते हैं, सिंक्रोनस ग्रोथ के नाम से जानते हैं। अब जैसे क्या दिया है कि ग्रोथ के लिए जो रिक्वायर्ड है वो ग्रोथ के लिए कुछ आवश्यक होती है क्या, स्टडी के लिए, और जो घटनाएं होती है और जो सिंगल सेल है, जैसे सिंगल सेल कौन सी हमारी डीएनए सिंथेसिस या डीएनए का जो संश्लेषण हो रहा है। और सिंक्रोनी में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है वो कितने चक्र में होती है, 1 से 4 चक्र में या 1 से 4 साइकिल्स में कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब हम आगे इसके बाद थर्ड हमारा टॉपिक देखेंगे, वो भी इसी वीडियो में हमारा कंप्लीट है, वो भी छोटा सा ही टॉपिक है। ठीक है, अब जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया सिनोनिम्स। मतलब कि रिप्रोडक्शन और जो ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की वो क्या है, सिनोनिम्स है, मतलब कि पर्यायवाची है। पर्यायवाची मतलब कि समान है, इसीलिए हम उनके सिनोनिम्स के बारे में देखेंगे। जनरली ग्रोथ मीन्स, ठीक है, जनरली मतलब सामान्यतः या कहना चाहिए आमतौर पर। ग्रोथ मीन्स मतलब वृद्धि का मतलब इंक्रीज इन साइज। इंक्रीज इन साइज मतलब आकार में, आकार का बढ़ना। इंक्रीज मतलब बढ़ना, है ना, आकार का बढ़ना। और इंक्रीज इन लेंथ, और क्या हो रही है, इनकी जो लेंथ है, इनकी जो लंबाई है, वो भी लंबाई का क्या होना, बढ़ना। ठीक है, साइज का भी बढ़ना और लेंथ का भी इंक्रीज होना और साइज का भी इंक्रीज होना या बढ़ना। बट लेकिन इन द केस ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, इन द केस ऑफ बैक्टीरिया का ये जो केस होता है, इन बोथ कंडीशन, ठीक है, दोनों कंडीशन में बैक्टीरिया का जो केस है, इन दोनों कंडीशन में, कौन कौन सी कंडीशन, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ। ठीक है, रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन, ग्रोथ मतलब वृद्धि। तो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ इन दोनों कंडीशन में बैक्टीरिया का जो केस है, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज। दोनों में बैक्टीरिया की जो संख्या है या बैक्टीरिया के जो नंबर है वो कैसे होते हैं, इंक्रीज होते हैं या बढ़ जाते हैं। दोनों सिचुएशन में, रिप्रोडक्शन में भी और ग्रोथ में भी बैक्टीरिया के नंबर क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या दिया है, सो द रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ, इसलिए जो रिप्रोडक्शन और जो ग्रोथ है ऑफ बैक्टीरिया का जो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ है, इज नॉन एज सिनोनिम्स। उसे कौन से नाम से जानते हैं, सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची के नाम से जानते हैं। पर्यायवाची मतलब एक समान।
अब दोनों में समानता ही है, रिप्रोडक्शन हो रहा है तो भी इसकी बैक्टीरिया की संख्या उतनी ही है, ग्रोथ हो रही है तो भी बैक्टीरिया की संख्या उतनी ही है। इसीलिए उसने बोला है कि इन दोनों की बैक्टीरिया की जो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ है वो उन दोनों को क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स कहते हैं। ठीक है, इतना आ गया समझ में कि जनरली ग्रोथ मीन्स मतलब कि सामान्यतः ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि इंक्रीज इन साइज, मतलब साइज का इंक्रीज होना, साइज का बढ़ जाना, और इंक्रीज इन लेंथ, लेंथ का इंक्रीज होना है, लेंथ या लंबाई का बढ़ जाना। बट लेकिन इन द केस ऑफ बैक्टीरिया इन बोथ कंडीशन, मतलब कि बैक्टीरिया की इन दोनों कंडीशन में, दोनों कंडीशन कौन कौन सी, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और जो ग्रोथ है उन दोनों की कंडीशन में द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज, है ना, बैक्टीरिया के जो नंबर है वो कैसे हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, इंक्रीज हो जाते हैं, इसलिए सो द रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, इसलिए बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन और ग्रोथ को इज नोन एज सिनोनिम्स, इसलिए इनकी ग्रोथ को किस नाम से, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन किस नाम से जानते हैं, सिनोनिम्स के नाम से जानते हैं। सिनोनिम्स कहो या पर्यायवाची कहो, ठीक है, इसलिए इन्हें पर्यायवाची के नाम से या सिनोनिम के नाम से जाना जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज के हमारे ये 3 टॉपिक इसी वीडियो में कंप्लीट होते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम देखेंगे कि लेबोरेटरी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। ओके, तो आप ये वीडियो अच्छे से देखिए, और अगर आप कहीं भी डाउट है तो आप क्वेश्चन करके पूछिए, आप ग्रुप में क्वेश्चन कीजिए, आप कमेंट कीजिए, और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।